हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चे लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में चोक कुंडली, जिसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझते हैं एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, इसमें ऊर्जा का क्षय किस प्रकार से होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल से। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखें कि चोक कुंडली है क्या। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए अति निम्न प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध बहुत कम है, तथा उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली उपयोग में लाते हैं। इससे परिपथ में अति न्यून ऊर्जा क्षय होती है। इस कुंडली को ही हम चोक कुंडली कहते हैं। सबसे पहली बात, ये चोक कुंडली क्यों बनाया गया। तो प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार का कुंडली बनाया गया, जिसे ही चोक कुंडली कहते हैं। चोक कुंडली आप लोग जानते होंगे भाई साहब, चोक का प्रयोग हर एक गाड़ी में किया जाता है। जैसे टू व्हीलर होता है उसमें चोक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे ही चोक का प्रयोग किया जाता है तो धारा का जो क्षय है बहुत कम होता है, उसका पूर्ण रूप से उपयोग हम कर पाते हैं। और परिपथ में कनेक्शन, मतलब एक प्रकार से पूर्ण धारा के कारण कोई भी उपकरण है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ आप टू व्हीलर पे देखेंगे, आज के डेट में बहुत ही कम आता है, लेकिन मैंने तो यूज किया है और देखा भी, ये चोक लिया जाता है, उसमें एक कुंडली ही होती है। इस कुंडली में प्रतिरोध बहुत कम होता है, नगण्य होता है, और धारा के मान को नियंत्रित भी किया जाता है। तो हम एक कुंडली बनाते हैं, मतलब इस कुंडली में एक प्रेरक कुंडली हम मानकर चलेंगे L, और एक प्रतिरोध। दो चीज आप तो समझो कि हम एक कुंडली इस प्रकार बनाते हैं जिसमें चालक तार जो प्रयुक्त किया गया है उसके द्वारा अवरोध बिल्कुल ना के बराबर। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चालक तार है, उसके प्रतिरोध के मान को कम करना है, तो क्या कर दिया जाए। तो जो भी हम इसमें चालक तार प्रयोग कर रहे हैं, जैसे देखो एक नरम लोहे का क्रोड है, इसमें विद्युत तांबे के तार को लपेटा गया। इसके जो अंदर सुचालक तांबे का तार है, जैसे विद्युत रुद्ध होगा मतलब ऊपर लेपिंग होगी, तो अंदर जो तांबे का तार है उसे यदि थोड़ा सा मोटा बना दिया जाए तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन यदि चालक तार को आप मोटाई बढ़ा दें, है ना, अनुप्रस्थ काट के उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध कम हो जाता है। तो हम चोक कुंडली बनाने के लिए जो भी तांबे का तार प्रयोग करते हैं तो मैक्सिमम यही सोचते हैं कि इसकी मोटाई ज्यादा हो। जब मोटाई ज्यादा हो जाता है तो प्रतिरोध बहुत कम होता है, अल्प हो जाता है। तो भाई चोक कुंडली का निर्माण कैसे होगा कि जो भी हम कुंडली बनाएंगे उसमें जो भी चालक तार प्रयोग करेंगे उसका प्रतिरोध ना के बराबर हो, बिल्कुल अल्प हो, जीरो हो, शून्य हो। हालांकि जीरो संभव नहीं है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अवरोध होगा ही। लेकिन बच्चों यदि चालक तार की मोटाई बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर बढ़ जाएगी, धारा का मान ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो चालक तार की मोटाई बढ़ाकर हम इसके प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है, समझ रहे हैं। इसको बनाने के लिए यदि हम संरचना की बात करें, आप लोग हेडिंग लगाएं संरचना, बिल्कुल लिखिए संरचना। मैं आपको बताता हूं, संरचना भी आप लोग लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में यदि पूछ दिया जाए चोक कुंडली की संरचना तो फिर आपके मन में डाउट ना हो कि सर कैसे बता दिए संरचना, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो संरचना बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, चोक कुंडली बनाने के लिए पहले बच्चों नर्म लोहे की पटलित रोड का यूज करते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये नर्म लोहे का पटलित क्रोड है, ठीक है। इसमें तांबे के विद्युत तार को, यानी तांबे के मोटे है ना, थोड़ी सी मोटाई ज्यादा होना चाहिए, तो तांबे के मोटे विद्युत तार को बड़ी संख्या में लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। कैसे लिखेंगे कि चोक कुंडली को बनाने के लिए नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर तांबे का जो विद्युत तार दिख रहा है, तो तांबे के मोटे विद्युत तार को बड़ी संख्या में लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे चोक कुंडली कहते हैं। ये आप संरचना में लिख दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है बच्चों। चोक कुंडली की परिभाषा तो समझ लो, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अति निम्न प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध हो, और उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली का हम मतलब एक संरचना बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, जिसे हम किसी भी परिपथ में यूज कर सकते हैं। और परिपथ में अति न्यून ऊर्जा क्षय होती है, और इस कुंडली को चोक कुंडली कहते हैं। इसकी संरचना बनाने के लिए संरचना प्रदर्शित है, और इसमें आप कहोगे कि नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर तांबे के मोटे विद्युत तार को विद्युत रुद्ध
तार को बड़ी संख्या में पास पर लपेट कर, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रोड हो गया, अब इसमें तांबे के तार को लपेट दो, पास पास अत्यंत लपेटोगे तो ये एक हमारे पास एक कुंडली बन जाए जिसे चोक कुंडली कहते हैं। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर है ना। संरचना लिखना पड़ेगा, लिखोगी अपने नोट्स में, कुछ चीजें मैं यदि आपको समझा रहा हूं तो लिखना है बच्चों, संरचना लिखना है, बिल्कुल छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, संरचना लिखनी पड़ेगी आपको, है ना, ये बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, अब चूंकि चोक कुंडली तो पढ़ ही रहे हो, तो चोक कुंडली में एक चीज तो आपको समझा दिया गया कि भाई साहब इस चोक कुंडली में आपका एक प्रतिरोध है, तो जब प्रतिरोध की बात करते हैं, जब प्रतिरोध की बात करते हैं तो जो आपका प्रतिरोध आर होता है ना, इसके लिए परिणामी बोल्डता वी आर और धारा समान कला में होता है। वहीं पे जब हम प्रेरकत्व की बात करते हैं इसका परिणामी वी एल अग्रगामी होता है। क्या होता है? अग्रगामी। अब इन दोनों का परिणामी बोल्डता तो यह प्रदर्शित करता है परिणामी बोल्डता को भी से, समझ रहे हो, ये चीज आपको तैयार रखना है। अब कैसे जानोगे सर? एल आर परिपथ हमने कराया था आप लोगों को, एल आर परिपथ, क्या एल आर परिपथ, और एल आर परिपथ मतलब इसमें प्रेरक कुंडली जुड़ा है और प्रतिरोध जुड़ा है, तब इसका हमने आपको क्या निकाला था बच्चों? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा निकाल कर आपको बताया कि जेड बराबर कितना होता है, तो इससे आप निकाल सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया तो दिमाग लगाना। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मतलब एक प्रकार से प्रतिरोध है। ये कितना निकल कर आया था? जेड बराबर निकल कर आया था ये आपका आर स्क्वायर, क्या बच्चों? आर स्क्वायर, और फिर आपका आया था एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका निकल कर आया था। इसको यदि आप देखो तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, तो ये जो हमारा आर है तो आर स्क्वायर रहने दो, लेकिन जो एक्सएल है इसे ओमेगा एल का स्क्वायर कर सकते हो। ये आपका प्रतिबाधा निकल कर आया था कि जब किसी भी हमारे पास परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें दो चीज हो, एक प्रतिरोधक हो और एक प्रेरक कुंडली हो, तब ये जो आपका जेड है ये प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा क्या है कि भाई साहब इन दोनों के कारण कितना अवरोध उत्पन्न होता है, इन दोनों के कारण। ये कैसे निकल कर आएगा बच्चों? थोड़ा सा और बता दूं, ये मेरा क्या है? ये हमारा वी एल है, क्या है? वी एल है, ध्यान रखना, ये वी एल है, ये क्या है? वी एल है, और ये हमारा वी आर है, एक प्रकार से समझ रहे हो, क्योंकि वी आर और आई दोनों की कलांतर जो है समान कला में होता है, लेकिन जो वी एल है धारा से अग्रगामी होता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज और बता देना चाहता, परिणामी बोल्डता भी का मान मुझे निकालना है, तो यदि मैं कह दूं कि वी स्क्वायर बराबर आप कहोगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यहाँ पे फाई कलांतर है तो वी आर का वर्ग और प्लस पेर बच्चों वी एल का वर्ग। मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आई, वी आर बराबर कितना होता है? आई आर, तो आई आर का वर्ग कर दोगे, और बच्चों यहाँ पर आई इंटू एक्सएल का वर्ग कर दोगे। ये एक्सएल क्या है? ये प्रतिघात है, तो फिर वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर बाहर ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्या? एक्सएल स्क्वायर। यही चीज़ तो मैं निकाल रहा हूँ भाई, तो वी स्क्वायर है ना इधर चला जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग है और वर्गमूल भी है तो आई बाहर आ जाएगा, तो वी बटा आई बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यही तो मेरा जेड का मान है बच्चों, यही तो मेरा जेड का मान है, वी बटा आई जो प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध बोल नहीं सकते हैं। आपको मैं सब कुछ क्रम से कराता हूँ। प्रतिरोध क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि बच्चों हमने आपको समझाया था कि जब किसी भी परिपथ में कॉम्बिनेशन हो, दो चीजें जुड़ी हो, तो उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर जेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जेड का मान निकल कर आ गया था, तो ये चीज आपको भी पता चल गया होगा। कुछ चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी भाई कहाँ से आ रहा है, कि इससे मैंने बता दिया कि वी एल आई से अग्रगामी होता है, वी आर समान कला में होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो मेरा जेड का मान निकल कर आ गया। चीजें क्लियर है? तो सिद्धांत बच्चों, कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व एल है, प्रतिरोध आर है, तब प्रतिबाधा इतना होता है। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि धारा का मान बिल्कुल न्यूनतम, धारा का मान उचित हो, यानी नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए प्रतिरोध न्यूनतम हो। क्या होना चाहिए? प्रतिरोध। एल का मान अधिकतम हो, इसलिए परिपथ का प्रतिबाधा अधिक होगा, इस कारण से परिपथ में बहने वाली धारा न्यूनतम होगी। धारा कैसे होगी वो भी मैं चर्चा कर लूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें, एक दूसरे की व्युत्क्रम होता है। अब परिपथ में औसत शक्ति कितना होता है ये चीज मैं चर्चा करता हूँ। परिपथ का औसत शक्ति का जो फार्मूला होता है पी एवरेज बराबर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। अच्छा ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर, धारा का वर्गमाध्य मूलमान, यानी वोल्टता का वर्गमाध्य मूलमान इंटू कॉस फाई। इसका मैंने इसके पहले जस्ट थ्योरम कराया था कि औसत शक्ति का क्या होता है फार्मूला, ये चीज मैंने निकाला था। अब चूंकि दोनों के बीच कलांतर 90 डिग्री है, कलांतर 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास ये वी एल है
और ये हमारा वी आर है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री कलांतर है, ये पूरा कलांतर कहलाएगा। तो 90 डिग्री, यहाँ पे परिणामी के बीच फाई कलांतर है, तो 90 डिग्री का कलांतर है। अब जब 90 डिग्री का कलांतर है तो काश 90 का मान शून्य होता है, इसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर यदि मैं कह दूं कि यहाँ पर काश 90 रख दूं तो 0 रख दूं तो पी एवरेज औसत शक्ति कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए तो कह सकते हैं कि ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता। औसत शक्ति यदि 0 है तो भाई ऊर्जा की वो जो औसत शक्ति कितना है, 0 है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी प्रकार से ऊर्जा का क्षय नहीं होता। ये सिद्धांत है, यहाँ से थोड़ा सा आपको लिखना है सिद्धांत यहाँ से बच्चों, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिखो, ठीक, ये लिख लिया आपने। फिर इसके बाद यहाँ पे औसत शक्ति निकालो, जो कि बताया गया भाई ये वी एल और वी आर के बीच यानी आर और एल के बीच कलांतर 90 डिग्री है। 90 डिग्री यदि हम रख दे तो 0, तो पी एवरेज 0, यानी ऊर्जा का कुल जो शक्ति यानी क्षय है वो बिल्कुल नष्ट नहीं होता, खत्म कहानी, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो प्रत्यवर्ती परिपथ में चोक कुंडली लगाकर प्रत्यवर्ती धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ही है। इस प्रकार से बच्चों इसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखो, लेकिन उपयोग लिखना चाहो तो मैं 2-3 लाइन में और कुछ भी उपयोग लिखा सकता हूँ, 10 लाइन भी लिखा सकता हूँ, लेकिन जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, चोक कुंडली कैसे कहते हैं, इसकी संरचना, सिद्धांत और उपयोग लिखो। इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा का भी क्षय होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऊर्जा क्षय आप लोग यदि लिखना चाहें तो हेडिंग लगाएं ऊर्जा क्षय। चलिए बात कर लेते हैं ऊर्जा क्षय के बारे में। किसका ऊर्जा क्षय, तो भाई चोक कुंडली का ऊर्जा क्षय किस प्रकार से होता है। पहला नंबर तो ये है बच्चों कि जैसे मान लीजिए जब हम किसी भी परिपथ में यानी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको पता है कि चक्करदार धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। अब इसे ही बोलते हैं कि एमपी बोर्ड से भंवर धारा हट गया, जो बच्चा भंवर धारा नहीं पढ़ा उसको दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए इस कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा बहाया जाएगा तो एक प्रकार से इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण से जो कुछ ऊर्जा है उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाएगी। सिंपल है, समझ रहे हो कि भाई साहब हमने क्या कहा कि भाई जब भी हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक चक्करदार भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। भंवर धारा के कारण कुछ जो विद्युत ऊर्जा है उसमें ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो ये कुछ न कुछ नगण्य, बहुत कम, लेकिन होता है। दूसरा ये है कि क्रोड में शैथिल्य ह्रास के कारण कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है। शैथिल्य ह्रास का मतलब ये होता है कि बार बार यदि आप धारा प्रवाहित करो बंद करो, धारा प्रवाहित करो बंद करो, जैसे किसी पदार्थ को आप चुंबकित विचुंबकित करते हो तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा लॉस होता है, उसे शैथिल्य हानि कहते हैं। इसी प्रकार से इस कुंडली में यदि आप धारा प्रवाहित करोगे बार बार तो प्यारे बच्चों उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में लॉस हो जाएगा, उससे हम बोलते हैं शैथिल्य हानि। तो कुछ मात्रा में शैथिल्य हानि के रूप में भी हम इसको देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हो सकता है प्रेरक कुंडली में भाई साहब कुछ न कुछ ओमी प्रतिरोध हो, तो ओमी प्रतिरोध के कारण भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ अल्प मात्रा में क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन क्योंकि कारण है किसी भी चालक तार में कभी भी 0 प्रतिरोध करना संभव नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में प्रतिरोध होगा ही, जिसके कारण उसमें चोक कुंडली में कुछ न कुछ अवरोध के कारण भी धारा लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। और इसी प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं चोक कुंडली का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करें वो आपको आपके तक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और लगातार हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पर नए नए कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए चैनल विजिट कर लें। टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा शिव कोचिंग क्लासेस, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।